Welcome to IB Today Podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan and we'll be doing a special episode regarding Islamic finance. तो इसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया है, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मीज़ान बैंक मिस्टर अहमद अली। मिस्टर अहमद अली, थोड़ा सा अपना इंट्रोड्यूस करा ले। आप IB अलमनाई रह चुके हैं, उसके बाद अब आप इस्लामिक फाइनेंस की इंडस्ट्री में हैं, तो जो लोग आपको नहीं जानते उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू अफान फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम अहमद अली सिद्दीकी है। मैं 2001 में दिसंबर में IB से मैंने ग्रेजुएट किया in MIS and Islamic finance, so मेरी बाय मेजर था, and then I joined मीज़ान बैंक as my first job and still with मीज़ान बैंक for last 21 years. Secondly, I am also the director for Center for Excellence in Islamic Finance at IBSC। पिछले 7 साल से मैं उस सेंटर को हेड कर रहा हूँ। राइट, तो हम उसमें मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है जो हमारी ऑडियंस का है कि क्या फ़र्क है कन्वेंशनल बैंकिंग में और इस्लामिक बैंकिंग में, क्योंकि आप मीज़ान बैंक को लीड करते हैं विच इज़ दी पायनियर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। तो आपको क्या डिफरेंस, आप सबसे पहले थोड़ा आइडेंटिफाई कर दें लोगों को जिनको नहीं पता कन्वेंशनल इस्लामिक। देखिए, बुनियादी फ़र्क बहुत सिंपल सा भी है और उसको फिर हम बड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, आगे एलेबरेट भी कर सकते हैं। इस्लाम जो उसूल बताता है तिजारत के, उसके अंदर एक बेसिक चीज़ की प्रोहिबिशन है इस्लाम में कि अल्लाह ताला ने मना किया कि सूद लेना जायज़ नहीं है। और कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो उसी बेसिस पे अपनी अर्निंग करता है। यानी अगर आप किसी कन्वेंशनल बैंक के पास जाते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे फाइनेंसिंग चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो वो आपको लोन देता है और वो कर्ज़ के ऊपर आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करता है जो कि रिबा या सूद या इंटरेस्ट कहलाती है। जबकि इस्लाम ये कहता है कि जो लोन है ना, वो एक नॉन कंपनसेटरी या नॉन कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। आप किसी को कर्ज़ा दे सकते हैं, उसी से उतना ही वापस ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर अ बिज़नेस अर्निंग पर्पज़ ये लोन नहीं दिया जा सकता। यानी आप इसको बिज़नेस नहीं बना सकते लोन देने को। जबकि इसके मुकाबले सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एंड अल्लाह हैज़ परमिटेड ट्रेड एंड फॉरबिडन रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को जायज़ करार दिया और सूद को हराम करार दिया। तो इसी आयत मुबारका में सूद से बचते हुए जो अल्टरनेटिव था वो भी सजेस्ट किया गया, यानी तिजारत। तो इस्लामिक फ़ाइनेंस जो है या इस्लामिक फ़ाइनेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तिजारत के प्रिंसिपल्स हैं। इस्लाम ये कहता है कि आप ख़रीदो फ़रोख्त से पैसा कमा सकते हैं, किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके नफ़ा नुकसान में शरीक हों तो पैसा भी कमा सकते हैं और नुकसान में भी शरीक हो सकते हैं। इसी तरह आप किसी एसेट को किराए पे दे सकते हैं और उसका रेंट आप ले सकते हैं, लेकिन किराएदारी की शर्त यह कि वो एसेट आपकी ओनरशिप में हो, आपके रिस्क में हो। तो रिस्क टेकिंग और उसके साथ साथ उसका रिवॉर्ड जो है वो इस्लाम परमिट करता है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है और भी ऑब्वियसली इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर फिर और बहुत सारे फ़र्क हैं जो आगे हम बात कर सकते हैं। राइट, तो हमने पहले बात की थी कि जो इस्लामिक फाइनेंस में कई तरह की सिस्टम है और उसी तरह के सिस्टम के लोग शायद कंफ्यूज भी हो जाते हैं, चाहे वो मशारका हो, मदारबा हो, इजारा हो, और ये चीज़ें लोगों को कंफ्यूज कर देती। तो आप थोड़ा सा गाइडेंस देते, क्या ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बन जाती है? असल में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ये, क्योंकि हम शायद अरबी से वाकिफ़ नहीं है तो हम थोड़ा सा उन टर्मिनोलॉजीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल परचेज, तिजारत, ट्रेड, इससे हम वाकिफ़ हैं। अब इसके अरबी में मुख्तलिफ नाम है कि अगर एक सेल की जाए जिसमें सेलर जो है वो कॉस्ट भी डिस्क्लोज़ कर दे और प्रॉफिट भी डिस्क्लोज़ कर दे अपना, जो कि नॉर्मली कम करते हैं लोग, लेकिन अगर ऐसा कोई करे तो इसको हम एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल कहते हैं जिसको हम अरबी में मुराबहा कहते हैं। ये सेल है, सेल ट्रांजेक्शन है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फ़ीचर ये है कि आपको ख़रीदार को सेलर का प्रॉफिट भी पता है। यानी आप उससे निगोशिएट कर सकते हैं कि भैया आपने घड़ी 1000 रुपये की ख़रीदी है, मुझे आप 2000 की बेच रहे हो, तो आप 1000 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भाई इसको थोड़ा कम कर दो, 500 कर दो फॉर एग्जांपल। यानी आप निगोशिएट कर सकते हैं। इसी तरह इजारा हम कहते हैं किराएदारी को, उजरत से निकला है। हम भी जब कहते हैं ना कि उजरत अदा करो टाइम पे, या किसी से कोई चीज़ किराए पे ली जाए, तो अरबी में इसका जो लफ्ज़ है वो इजारा है। तो आप गाड़ी किराए पे ले सकते हैं, घर किराए पे ले सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं, उसकी यानी सर्विसेज को लिया जा सकता है, उसको उजरत दी जाती है। इसी तरह पार्टनरशिप हमारे लिए कॉमनली एक नोन लफ्ज़ है। अरबी में इसी का जो अरबी नाम है वो मुशारका यानी शराकतदारी है। उर्दू में भी हम शराकतदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो शराकत, शिरका, मुशारका ये उसी एक यानी उसी से रूट वर्ड से निकले हैं। लेकिन पार्टनरशिप की फॉर एग्जांपल 2 किस्में होती हैं नॉर्मल जो मशहूर किस्में। एक किस्म ये है कि एक पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरा आदमी काम कर रहा है। इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप में मुदारबा, यानी एक ऐसा पार्टनरशिप जहाँ पे एक आदमी इन्वेस्टर है, दूसरा मैनेजर है। और यह मुदारबा की हमें जो सबसे कहते हैं खूबसूरत एग्जाम्पल मिलती है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसको उलमा ने लिखा है कि ये मुदारबत थी, क्योंकि जो सरमाया था वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने फराहम किया था और जो उस बिज़नेस को रन किया था, जो उसमें काम किया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। तो ये मुदारबत का कॉन्ट्रैक्ट है और ये भी एक पार्टनरशिप की फॉर्म है।
इसी तरह सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है मुशारका, जिसमें दोनों पार्टनर इन्वेस्ट करते हैं और दोनों काम भी कर सकते हैं, और एक ये तय कर सकता है कि मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँगा, आप वर्किंग पार्टनर होंगे, तो आप काम करेंगे और मैं सिर्फ पैसा सरमाया इन्वेस्ट करूँगा। और हमारे यहाँ आप देखें बहुत सारी पार्टनरशिप तो हर जगह में नज़र आती हैं। तो ये थोड़ा सा शायद हमें टर्मिनोलॉजी से कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक उसूल और इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इस्लाम का तरीक़ा तिजारत है, चाहे शराकतदारी है, किराएदारी है, सेल परचेज़ है, इस्लामिक कमर्शियल लॉ या इस्लामिक लॉ जो है वो हमें इन तरीक़ेकार के, इन तिजारत के तरीक़ों के उसूल बताता है। अगर आप उन उसूलों को फॉलो करेंगे, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो आपकी शराकत हो, पार्टनरशिप हो, रेंटल एग्रीमेंट हो, ख़रीदो फ़रोख्त तो वो जायज़ है। और अगर उन उसूलों को हम वायलेट करते हैं तो वो नॉन कंप्लाइंट हो जाती है ट्रांजेक्शन। अच्छा देखिए, जैसे आप इस्लामिक बैंकिंग को भी काफ़ी टाइम हो गया पाकिस्तान में, मगर आपको क्यों लगता है कि इसकी अडॉप्शन उस तरह से नहीं जिस तरह इसकी एक्सपेक्टेड थी कि यार सब इस्लामिक बैंकिंग पे आ जाएगी? आज भी हमारी 20% की पॉपुलेशन बैंकेबल है, तो मतलब आपको क्यों लगता है कि एज अडॉप्शन नहीं हो रही है इस तरह? देखिए, इसमें दो तरह से मैं कह सकता हूँ कि बात है। एक, अगर हम पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग का सफ़र देखें तो 2021-2022 से शुरू 2002 से शुरू हुआ समझ लें यहाँ पे, और आज 2022 में हम बैठे हैं, तो ये 20 साल की जर्नी है। इस 20 साल में इस्लामिक बैंकिंग तकरीबन 0 से स्टार्ट होकर आज 20-21% पे आ चुकी है, और इसने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये एक वर्केबल सिस्टम है, वाइबल सिस्टम है, शरिया कंप्लाइंट सिस्टम है और प्रॉफिटेबल सिस्टम है। यानी इसमें सारी अच्छाइयाँ जो एक अच्छे सिस्टम में आप देखते हैं वो हमें नज़र आती हैं। अब सवाल ये आता है कि 100% क्यों नहीं हुआ अभी तक? तो देखें, खाली एक बैंक के करने से नहीं होता ना। अगर आपके पास रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं है, आपके पास जो लॉ लीगल फ्रेमवर्क है वो अवेलेबल नहीं है, टैक्सेशन का निज़ाम अवेलेबल नहीं है, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जो कि बहुत अरसे तक इस्लामी बैंकों को नहीं मिली है। अब आहिस्ता आहिस्ता जाके चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं। तो रेगुलेशंस नहीं थी, लॉज नहीं, आज भी बहुत सारे लॉज नहीं हैं हमारे पास। अगर कोर्ट में कोई केस जाता है इस्लामिक फाइनेंस का, तो उसको वो कन्वेंशनल लॉ की कहते हैं लेंस से चेक कर रहा है, जो कि हो सकता है गलत इंटरप्रेट करे, फिर उसका नतीजा निकले। तो अभी लीगल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसी तरह देखिए, कन्वर्जन होगा दूसरी साइड से भी। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो बैंकिंग सिस्टम से जो बोरोअर है या जो बैंकिंग सिस्टम का कस्टमर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद है, जिसका जो कर्ज़ा है या जिसने जो लोन लिए हुए हैं उसका 90% या 95% जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। तो अगर वो सिंगल कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है एक, ठीक है, आवाम को को करना है, लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान ये तय कर ले कि मैं अगले 3 साल में 5 साल में मुकम्मल कन्वर्ट होंगी, तो ये सिस्टम तो ऑलरेडी 90% पे आ जाएगा। तो इसमें बहरहाल तमाम स्टेक होल्डर्स का एक अपना हिस्सा है। और एक चैलेंज हमारे एकेडेमिया साइड से भी आता है। हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं, IBA से निकल रहे हैं, लम से निकल रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो बेसिस ऑफ इस्लामिक फाइनेंस से वाकिफ़ ही नहीं है। उनको ABC नहीं पता इस्लामिक फाइनेंस की। अच्छा, जब आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में आपका जॉब जब आप लेने जाते हैं, तो आपको जो इंटरव्यू कर रहा है वो कहता है इस्लामिक फाइनेंस में क्या हो रहा है, आप ब्लैंक। आप वो पूछता है जी मुशारका कैसे करते हैं, आप ब्लैंक। तो ये एक और मसला है कि अवेयरनेस जो है एट द यूज़र लेवल, एट द स्टूडेंट लेवल, जो नए लोग ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनके लेवल पे भी नहीं है। और जो पुराने ग्रेजुएट्स हो के पिछले 10-20 साल से या 50 साल में जो निकले हैं, क्योंकि वो भी कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम को पढ़ के निकले हैं, अब उनको अपने आप को थोड़ा सा अनलर्न करना है। तो एक अवेयरनेस का चैलेंज है। फिर क्योंकि लोगों में गलत फहमियाँ भी हैं, क्योंकि जब जिस चीज़ को आप नहीं पढ़ते ना और किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन करते हैं कि मेरे एक दोस्त ने ये कहा था, एक फ़लाँ आदमी ने मुझे बस में जाते हुए ये बता दिया था, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और आप उससे मिसगाइड हो सकते हो। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है मैक्रो इकोनॉमिक स्केल पे अगर हम इस्लामिक फाइनेंस को अडॉप्ट कर ले तो क्या फ़र्क आएगा, हमारी इकोनॉमी को क्या फ़र्क पड़ सकता है? जो गवर्नमेंट का जो लोन है, इतने सारे कर्जदार हैं हम सब। पहला जो बुनियादी उसूल है ना कि हम इस वक्त क्योंकि इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम में फंसे हुए हैं, और इंटरेस्ट जो है वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह उसके रसूल से जंग है। तो आप जो मर्ज़ी अच्छा मंसूबा बना लें, आप वर्ल्ड बैंक को ले आएँ, आप किसी बहुत ही कहते हैं समझदार आदमी को बिठा के कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मंसूबा बना लें, जब तक आप प्रिंसिपल लेवल पे अल्लाह उसके रसूल से जंग करेंगे तो वो एक स्टेप आगे और मे बी 10 स्टेप पीछे। ये जो इंटरेस्ट है ना, ये पॉइजन की तरह काम करता है, ये इकॉनमी को कमज़ोर करता है।
ये आपके जो बेसिक फंडामेंटल आपकी जो कहते हैं ना जो बेहतरी आती है, जो फलाह आती है, उसके ख़िलाफ़ है। तो ये डिज़ीज़ क्रिएट कर रहा है। अगर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने इस मरीज़ का इलाज करना है अपनी बीमार इकॉनमी का, तो इसके अंदर जो जहर जा रहा है इंटरेस्ट का, या जो इविल है इंटरेस्ट का, इसको रोक के इसको कम से कम पहले स्टेबल करना है। आपने शरिया कंप्लाइंट फाइनेंशियल सिस्टम पे लाना है ताकि आप अल्लाह उसके रसूल से जंग तो ख़त्म करें। अच्छा, फिर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो स्पेकुलेशन को मना करता है, वो शॉर्ट सेल को मना करता है, वो आर्टिफिशियल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मना करता है, वो डेरिवेटिव्स, इस तरह की जो बहुत सारी जिसको हम कहते हैं ना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए हैं ये सारे, और ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और आपके रिसोर्सेज को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। इनको जब आप मना करते हैं तो और दूसरी तरफ क्या प्रमोट करता है? रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, रियल ट्रेड, रियल इंडस्ट्री, रियल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो प्रिंसिपली अगर आप इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ मूव करते हैं तो आपको आर्टिफिशियल और स्पेकुलेटिव और ग्रीड बेस्ड सिस्टम से हट के रियल इकॉनमी पे फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, इवन जब पाकिस्तान के मैक्रो लेवल पे भी बात करें, हम खाली कर्जे लिए जा रहे हैं। टी बिल प्रिंट किया, पीआईबी प्रिंट किया, वो कंप्यूटर में प्रिंट भी नहीं होता अब तो, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है, और उस इलेक्ट्रॉनिक नंबर के अगेंस्ट 1 अरब रुपए, 1 ट्रिलियन, 1 अरब नहीं, 1 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन बोरो कर लिया आपने। इसके पीछे क्या प्रोजेक्ट है? कुछ नहीं पता। अगर इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू आप इन प्रोजेक्ट्स को इसको फाइनेंस करने का सोचें तो आपको पहले एक अच्छी प्रोजेक्ट या स्कीम लगानी पड़ेगी कि मुझे पैसा चाहिए क्यों। भाई मुझे एक डैम बनाना है, मुझे एक हाईवे बनानी है, मुझे एक एयरपोर्ट बनाना है, मुझे इंडस्ट्रियल जोन बनाना है, और उसको टैग करके आप फंड लेंगे। तो कम से कम भले आप कर्जा ले ही रहे होंगे या आप फाइनेंस ले रहे होंगे, लेकिन आपका एक एसेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब वो एसेट प्रोड्यूस होने के बाद जब वो बन जाएगा तो वो परफॉर्म करेगा, वो अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। तो आपके ऊपर ये नहीं है कि आप खुला यानी बग़ैर किसी चेक के आप जितना मर्जी चाहे बोरो कर लें। इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम आपको या तो एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग पे लेके आएगा या प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग पे लेके आएगा, और आपको अब तरक्याती मंसूबे लगाने हैं तो आपको फिर लगाने पड़ेंगे। आप खाली पेपर फाइल्स पे या पेपर मंसूबों पे काम नहीं कर सकते। तो बड़ा आलम यही है ना कि हमारी हुकूमत के पास आज कर्ज जुगाने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट हमें करने के लिए ग्लोबली हमें इंटरेस्ट के लिए और लोन लेना पड़ रहा है। तो आपको क्या, पहले तो ये आपको क्या लगता है कि मुश्किल काम है कि तमाम हमारा जो पाकिस्तान की लोन है उनको इस्लामिक में कन्वर्ट करने के लिए? देखिए, मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन काम नहीं है। पिछले 3-4 साल में हुकूमत पाकिस्तान ने तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस के यानी 3000 अरब रुपए के इस्लामिक सुकूक जारी किए हैं। और इसका 2 फ़ायदे हुए हैं। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हमने कम से कम अपना से 5% या 7% निज़ाम को सूद से जान छुड़ाई। तो ये एक हमारा एक समझ लें दीनी फरीज़ा भी था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी थी, और अल्लाह ताला का और उसके रसूल का हुक्म भी था। तो ये तो हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ सेकुलर लेवल पे सोचूं कि भाई दुनियावी फ़ायदा क्या हुआ, तो इस वक्त जो 3000 अरब रुपए के सुकूक पाकिस्तान में इशू हुए हैं, ये कॉस्ट वाइज भी हुकूमत पाकिस्तान को टी बिल्स और पीआईबी से सस्ते पड़ते हैं। अच्छा, कैसे? यानी नॉर्मली इनका जो प्रॉफिट रेट है, जो रेंट रेट है, वो 1% के करीब कम है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप 1% बचत कर रहे हैं इस्लामिक होने के साथ साथ, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है जो कि मेरे ख्याल में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन असल बेनिफिट क्या है कि आप एक ऐसे सिस्टम से जो प्रॉब्लमेटिक है, जो आपके कानून आइन के ख़िलाफ़ है, जो आपके नज़रिए के ख़िलाफ़ है, जो कि ओवरऑल मज़ीद बुराइयों को जन्म देता है, उससे मूव कर रहे हैं। तो ये एक असल बेनिफिट है। लेकिन ये वाला बेनिफिट भी साथ साथ मिल रहा है कि ये सस्ता भी पड़ रहा है फ़िलहाल आपको। तो अब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बात कर लेते हैं, हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं जो नई स्टार्टअप्स है, फिनटेक कंपनीज है जो एग्जिस्ट कर रही है हमारी इकोनॉमी में। तो आपको क्या लगता है ये लोग सही लोग हैं जो इस्लामिक फाइनेंस को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि दे क्लेम देमसेल्व्स एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी? देखिए, ये एक मेरे ख्याल में गलतफहमी है कि जो असल में गलतफहमी क्या है कि लोगों को ख्याल है कि बैंक इस्लाम में नहीं है। हाँ, ये जो ना रूट क्रॉस या जो रूट प्रॉब्लम है ना, ये गलत फहमी है कि बैंक इस्लाम में नहीं। देखें, कन्वेंशनल बैंक इस्लाम में नहीं है। अगर आप कहते हैं कि बैंक है लेंडर एंड बोरोअर ऑफ मनी ऑन इंटरेस्ट, अगर आप बैंकिंग को इस महदूद डेफिनेशन से गेज करते हैं
तो ये डेफिनेशन या इस डेफिनेशन का बैंक इस्लाम में मौजूद नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग या इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग अन इस्लामिक है और उसकी इस्लाम में मुसलमानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सूद का लेन देन जायज़ नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक को फाइनेंशियल इंटरमीडियरी समझते हैं, एक मिडिल मैन समझते हैं, और वो लोगों से बचत लेता है और आगे सरमायाकारी करता है, तो इस मॉडल की इस्लाम में गुंजाइश भी और परमिशन भी है। तो इस्लामिक बैंक भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, लेकिन वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के तरीक़ेकार से ऑपरेट करता है, जबकि कन्वेंशनल बैंक भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, लेकिन वो लेंडिंग एंड बोरिंग ऑफ ऑन इंटरेस्ट के मॉडल पे ऑपरेट करता है। तो एक बात तो ये कि इस्लाम में बैंक है, यानी जो बैंक की जो ब्रॉडर डेफिनेशन है इस्लाम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, और इसी वजह से इस्लामिक बैंक दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, तकरीबन 120 ममालिक में इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये कोई ऐसी, यानी ये कोई ऐसी बिल्कुल अलग से कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं है। हाँ, लेकिन एक और बात है कि अभी जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स हैं, यानी इस्लामिक कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका एक स्कोप है। उनसे आप माइक्रो फाइनेंस शायद एक्सपेक्ट उस तरह से नहीं कर सकते जब तक कि आपको स्पेशलाइज्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ना बनानी पड़े। दूसरी बात यह कि जो ब्रिक एंड मोटर बैंक होता है उसका एक लिमिटेशन है, उसने अगर 1000 ब्रांचें खोली तो 1000 जगहों पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो फिनटेक आई है, जो कि आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप, और इस्लामिक बैंक भी इसको वेलकम कर रहे हैं और इसको एज अ इंडस्ट्री भी वेलकम करना चाहिए, ख़ास तौर पे इस्लामिक फिनटेक स्टार्टअप्स को, कि वो उन लोगों तक पहुंचेंगी या उन लोगों तक वो बैंकिंग की सर्विसेज शरिया कंप्लाइंट तरीके तक पहुंचाएं जो फॉर्मल बैंकिंग चैनल पे आ नहीं पा रहे, या फॉर्मल बैंकिंग चैनल जो है वो उन तक उनको यानी सर्व करने की एक्सपर्टीज़ नहीं रखता। ठीक है, हमें इकॉनमी में ना खाली बैंक नहीं चाहिए, इस्लामिक बैंक्स भी, अगर सारे इस्लामिक बैंक्स भी हो जाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में दूध की नहरें या शहद की नहरें बह देंगी। ये आप एक बहुत बड़ी ख़राबी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन आपको इस्लामिक सोशल फाइनेंस के इंस्टीट्यूट भी चाहिए, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी चाहिए, आपको इस्लामिक फिनटेक भी चाहिए, लेकिन पूरा इकोसिस्टम चाहिए। तो इस्लामिक फिनटेक या जो फिनटेक कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगी, और ख़ास तौर पे आज के दौर में जब अब पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को अगर हम ऑन द पाम, यानी उनके हाथ में अगर बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज दे सकें और शरिया कंप्लाइंट तरीके से दे सकें तो ये बहुत बड़ी सर्विस होगी। राइट। आपको लगता है डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस का होना? डिजिटल बैंकिंग लाइसेंस भी एक सही स्टेप है, लेकिन मैं इसमें ये चाहता हूँ या मैं समझता हूँ कि इसमें सिर्फ इस्लामिक डिजिटल बैंकों के लाइसेंस दिए जाने चाहिए, क्योंकि अब आप देखें फेडरल शरीयत कोर्ट का डिसीजन भी आ गया है, और उस डिसीजन के हिसाब से एज ऑफ टुडे कन्वेंशनल बैंकिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। भले उसको 5 साल का टाइम तो दे दिया उन्होंने, लेकिन एक फॉर्म ऑफ बिजनेस तो इलीगल डिक्लेयर हो गया ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। अगर हम नया इलीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस अलाउ करेंगे एज पर कोर्ट डिसीजन, तो ये आगे जाके इसको भी बंद करना पड़ेगा या इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि जब हम नई इमारत बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, पाकिस्तान में डिजिटल बैंक्स बना रहे हैं, तो हम शरिया कंप्लाइंट डिजिटल बैंक्स ही जाएँ। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक अपना सर्वे है, उसने अनबैंक्ड पॉपुलेशन से ये सर्वे किया जो बैंकिंग नहीं कर रहे हैं। ओवर 90% लोगों ने कहा कि हम सूद की वजह से बैंकिंग से दूर हैं। तो अगर आपने उस अनबैंक को टारगेट करना है डिजिटल बैंकिंग से, तो अगर थोड़ी सी भी आपको, चलें इस्लाम आपको पसंद नहीं भी है खुदा ना खास्ता, अगर आपको मार्केट की भी थोड़ी समझ है, थोड़ी मार्केट सेंस है, लोगों की डिमांड को आप अहमियत देते हैं, लोगों की प्रेफरेंस आपके नज़दीक कोई काम की चीज़ है, तो आपको लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि आपको इस मुसलमान मुल्क में 98% मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में, जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ नहीं हो सकता, आपको शरिया कंप्लाइंट सर्विसेज में ला के कम्पीट करना चाहिए। अच्छा, हम थोड़ा सा इसकी एंड की तरफ आते जा रहे हैं। मुझे थोड़ा पूछता है, मोर्टगेज फाइनेंसिंग में लोग बहुत कंसर्न रहते हैं, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी बनी, बहुत कंसर्न है लोगों के अब रेजिडेंशियल सेक्टर पे और कमर्शियल सेक्टर पे भी, रियल एस्टेट के बाद थोड़ा सा गाइड कर ले लोगों को मोर्टगेज फाइनेंसिंग किस तरह काम करती है इस्लामिक फाइनेंसिंग में और कन्वेंशनल में, ताकि जो लोग अवेल करना चाहते हैं वो देखें। इस्लामिक फाइनेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल फाइनेंस में तो अगर आप घर ख़रीदना चाहें तो आप किसी एक इंटरेस्ट बेस्ड बैंक के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं मुझे होम लोन दे दें। बैंक आपको 1 करोड़ रुपए या 10 लाख रुपए लोन दे देता है और आप उस लोन से जाके घर परचेज़ करते हैं, और बैंक का घर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। घर जो है वो आपकी ओनरशिप है, बैंक अपने पैसे पे सूद वसूल करता है आपसे। ये कन्वेंशनल या इंटरेस्ट बेस्ड मॉर्गेज सिस्टम है। अच्छा, इस्लामिक फाइनेंस में इसका बिल्कुल डिफरेंट हल है।
इस्लामिक फाइनेंस में कस्टमर मेरे पास आता है कि मुझे 20 लाख रुपए का घर ख़रीदना है, मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं, तो क्या आप 10 लाख रुपए मेरे साथ इन्वेस्ट करने को तैयार हैं घर में? मैं घर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं और वो मिल के, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर है, मैं बैंक हूँ, हम दोनों जाके 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उस घर को जॉइंटली परचेज करेंगे। अब ये हमारी को ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप है इस घर के अंदर। 50% आप मालिक हैं, 50% मैं मालिक हूँ। अब क्योंकि घर पे रहना आपको है, तो मैं आपसे एक किराएदारी का मुआहदा करूँगा, रेंट एग्रीमेंट करूँगा, जिसके तहत मैं अपना 50% हिस्सा आपको किराए पे दे दूँगा। अब आप इसका एक माहाना किराया पे करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे तय किया कि जी 5,000 रुपये किराया पे करना है। अच्छा, लेकिन अगर आप सिर्फ किराया पे करते जाएंगे तो ज़िंदगी भर आप किराएदार रहेंगे, मैं 50% का मैं मालिक रहूँगा। इसके साथ साथ कस्टमर को ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो हर महीने बैंक की ओनरशिप का एक से 1% शेयर खरीद ले। इसको यूनिट में हम कह देते हैं कि वन यूनिट खरीद ले भाई। अगर मेरी ओनरशिप 100 यूनिट है तो आप हर महीने मेरा 1 यूनिट खरीद लें। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसके 2 फ़ायदे होंगे। अब आप अगले महीने 100 यूनिट का किराया नहीं देंगे, आप 99 यूनिट का किराया देंगे, यानी आपका किराया थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपकी ओनरशिप थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 1 साल गुजरा, आपकी ओनरशिप 10% बढ़ गई फॉर एग्जांपल। 2 साल गुजरे, 20% ओनरशिप बढ़ गई और किराया 20% उन यूनिट्स का ख़त्म हो गया। आखिर में क्या होगा? 5 साल या 10 साल बाद आखिरी यूनिट आपने मुझसे ख़रीदा, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का, जितने का भी था, और उस आखिरी यूनिट का किराया पे करना है बस आपको। तो इस अरेंजमेंट को हम जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं, यानी ऐसी पार्टनरशिप घर में जो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होती जाए। ऐसी को ओनरशिप, ऐसी जॉइंट ओनरशिप जिसमें बैंक की ओनरशिप रिड्यूस हो जाए और कस्टमर की ओनरशिप बढ़ती जाए। तो और क्योंकि देखें, अब इसमें देखें कोई गलत इस चीज़ नहीं आई। घर ख़रीदना जायज़ है, भाई के साथ मिलकर ख़रीदना भी जायज़ है, तो इस्लामिक बैंक के साथ मिलकर ख़रीदना भी जायज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है। घर किराए पे देना और किराए पे लेना दोनों जायज़ है। ठीक है। हाँ, दोनों घर के ओनर हैं। घर की अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई तबाही हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट था वो गिर गया, तो दोनों को नुकसान होगा। हम दोनों एसेट का रिस्क ले रहे हैं। तीसरी बात, एक पार्टनर का अपने दूसरे पार्टनर से कहना कि मुझे अपना आहिस्ता आहिस्ता घर बेच दो, ये भी जायज़ है। इसके लिए ऑब्वियसली उसका प्रोसीजर है कि आपने उसकी इजाब व कबूल करना है, ऑफर एक्सेप्टेंस करनी है, और उस ख़रीदो फ़रोख्त के नतीजे में आपका किराया कम करना भी जायज़ है। तो इसमें कोई सूद का मामला नहीं आया। ये बड़ा एक अच्छा तरीका है और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं यूज़ हो रहा, बल्कि आप दुनिया के बेशुमार ममालिक में जहाँ इस्लामिक फाइनेंसिंग है, यूके है, यूएस है, आप इधर चले जाएँ, जीसीसी कंट्रीज़ में चले जाएँ, डिमिनिशिंग मुशारका का ये कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करके जो आज तक सूद की वजह से घरों के मालिक नहीं बने थे या घरों की फाइनेंसिंग से भागते थे और बिल्कुल सही करते थे, आज वो अब शरिया कंप्लाइंट तरीके से किसी भी इस्लामिक बैंक से ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो वो ऑफ़र कर रहा है वो ले। आप डायरेक्टर सीफ भी है, आपकी क्या एडवाइस है यूनिवर्सिटीज़ को जो अपने सिस्टम में, करिकुलम में इस्लामिक फाइनेंस नहीं ऐड कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये सिंपल ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ग्रेजुएट्स और जो ग्रेजुएट सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनको भी एडवाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट में रेलेवेंट रहें, आपकी कोई आपको पूछे, कोई आपकी डिमांड हो, लोग आपको हायर करने में दिलचस्पी लें, तो अगर आज आपको इस्लामिक फ़ाइनेंस नहीं आती ना, तो मैं ये हर फोरम पे कहता हूँ कि आपको फ़ाइनेंस नहीं आती। अच्छा। यानी आज एक ऐसा अजीब सा आदमी लगेगा जो कहता है मैं फ़ाइनेंस का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे फ़ाइनेंस करने का एथिकल तरीका नहीं आता, मुझे इंटरेस्ट फ्री तरीके से फ़ाइनेंस करनी नहीं आती, या फ़ाइनेंस की समझ नहीं है, तो आपकी समझ अधूरी है और ये आपको लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में नुकसान पहुंचाएगी। और उन स्टूडेंट्स की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कम होती भी नज़र आ रही है हमें, क्योंकि अब कॉर्पोरेट सेक्टर को ऐसे बंदे चाहिए, अब बैंकिंग सेक्टर को चाहिए, रेगुलेटर को चाहिए। अगर ये 5 साल में कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में इलीगल डिक्लेयर हो जाता है, जो अल्लाह करे हो जाए, तो कन्वेंशनल फाइनेंस वाला तो उसको तो कौन पूछेगा। बिल्कुल। हाँ, अनलेस जो अक्लमंद होंगे उसमें से और वो अपने आप को रीअलाइन कर लेंगे, अपने पुराने स्किल सेट को छोड़ के नए जो स्किल सेट हैं वो एक्वायर करेंगे, उन्हीं की डिमांड है। तो मैं तो स्ट्रांगली हर यूनिवर्सिटी को कहता हूँ कि इस्लामिक फ़ाइनेंस को कोर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए। इसमें एक चैलेंज आता है कि हमारे जो कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं जो मतलब थोड़े से कहने
पहले से वहाँ काम कर रहे हैं या कन्वेंशनल सिस्टम को समझते हैं लेकिन इस्लामी फाइनेंशियल सिस्टम को नहीं समझते, उनकी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। हम IBSCF में ये एफ़र्ट कर रहे हैं, हमने स्टेट बैंक के साथ मिलकर ये एफ़र्ट किया है कि हम फैकल्टी को सिखाएं, उनको बताएं कि देखें कन्वेंशनल फाइनेंशियल सिस्टम तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उसका जो एथिकल अल्टरनेटिव है, जो शरिया कंप्लाइंट अल्टरनेटिव है, वो भी पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और वो बाज़ार में रेलिवेंट बन जाए, मार्केट डिमांड उनकी है। टुवर्ड्स द एंड हमारा कुछ रैपिड फायर है जो अहमद साहब से मैं पूछ लेता हूँ, और जो भी आपके जहन में आए, मैं एक वर्ड बोलूँगा आपको, अगर जहन में जो भी वर्ड उसके हवाले से आए, ठीक है। इंटरेस्ट, हराम। बेस्ट इस्लामिक बैंक, मीज़ान। अच्छा। स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन एंड ट्रेड। अच्छा। IBSCF, वन ऑफ द इमर्जिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अच्छा। फाइनेंशियल लिटरेसी, मस्ट फॉर पाकिस्तान। ठीक है। IB टुडे, IBA Today is emerging channel for IBS Today. Right. Thank you, Mr. Ahmed, for coming in. I hope all of those who joined the episode, I hope you liked it and learned a lot from the episode. मुझे बड़ा सीखने को मिला. I hope आपको भी सीखने को मिलेगा. Thank you, Mr. Ahmed, for coming. Allah Hafiz.